Good morning, students. So, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the solution of this NEET 2020 क्वेश्चन पेपर। सभी लोगों को पता है नीट क्वेश्चन जो नीट का एग्ज़ाम है वो हो गया है। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको बहुत सारे अवेलेबल भी होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। अब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम के बाद क्या करें, एग्ज़ाम के बाद टेंशन, दिल और दिमाग में टेंशन चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, माइनस मार्किंग हो गया, कौन सा क्वेश्चन माइनस हो गया, कौन सा क्या हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने केमिस्ट्री के जो पार्ट है, आपका जो पेपर है, फिलहाल जो मेरे पास भी क्वेश्चन पेपर है ये नीट 2020 का E4 कोड वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन पेपर को आज आपके सामने सोल्व करके बता रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का जो पार्ट है, केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसको मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर जो है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं उसको मिनिमाइज फॉर्म में सोल्व करके बताऊँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे पूछा क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें से इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो देखिए एक फोर्थ ऑप्शन जो है इसका, जिसको हम फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हैं, वो देखिए क्या लिखा है, दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन Cr2O4 माइनस, Cr2O4 ठीक है, ये गिवन है। और दूसरा जो है वो क्या है, Cr2O7 2-। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन सो एंड सो आर नॉट द सेम। देखिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6 होगा इसका, और इसके अंदर भी आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +6 ही होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नॉट सेम, जबकि ये सेम है। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। देखिए इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज का एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और कुछ डेटा गिवन है। गिवन डेटा में क्या है, Kc की वैल्यू है 2 × 10⁻13 300 केल्विन। वैल्यू पूछा है डेल आर जी नोट का वैल्यू, अगर आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर एक प्रॉब्लम सोल्व किया है। तो डेल आर जी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला जो याद रखना होता है वो है RT ln Kc। ln क्या है, नेचुरल लॉग है। जो वैल्यूज़ है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सभी वैल्यूज़ को जब आप पुट कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा है, -R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। देन T temperature is 300 Kelvin, that is given in the question. Then ln then it is 2 × 10⁻13। ठीक है, 2 × 10⁻13। फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेट, आइडेंटिफाई कंपाउंड X इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ सोचने पे मजबूर करेगा। ठीक है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत भी हुआ हो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, टोलुइन का एक स्ट्रक्चर दिया है और टोलुइन के स्ट्रक्चर के अंदर फिर वो बोलता है कि इसका आपको क्लोरीनेशन कराना है HNu यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, और इसके बाद में एक X प्रोडक्ट बनता है। इस X प्रोडक्ट का जब आप वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेंजल्डिहाइड बना के बताया है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ये X क्या है। देखिए इस X का जो है हमें क्लोरीनेशन करना है। ठीक है, इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड कैसे मिला, इसका क्लोरीनेशन करने से। यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर कार्बन जो है अभी तक रिटेन कर रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट गए हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटाने हैं हमें। 2 हाइड्रोजन हटाने के लिए हम क्या करें, इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटने के बाद में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा कंपाउंड का वो ऐसा बनेगा। ठीक है, और फिर इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो क्या होगा, ये दोनों जो Cl है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इनकी जगह OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, OH ग्रुप
आ जाएगा। एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा है X और ये जो X है ये आपका ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो इसके मतलब आपका जो आंसर है इसमें बन जाता है थर्ड ऑप्शन। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा जो है वो E4 जो कोड है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपना जो आंसर है वो आप अकॉर्डिंगली देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। एक ऐसा क्वेश्चन जो जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स के नाम वगैरह अगर लर्न किए हुए हैं तो ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, टीचर्स लोग बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे से लर्न करना होता है। एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम दैट इज़ इंडियाज टॉप मोस्ट एग्जाम नीट, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द एलिमेंट्स नेम्स बाय हार्ट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अननिलोनियम, सेकेंड ऑप्शन में अननिलट्रियम, अननिलहेक्सियम, अननिलोनियम, यानी ये कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके अगर आप IUPAC के ऑफिशियल नेम देखते हैं तो देखिए इसमें एक ऑप्शन है अननिलोनियम, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 111 है, 111 है। तो वो जो है उसका जो केमिकल नेम है, सॉरी उसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, डर्मेस्टेडियम नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो डी ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फोर्थ ऑप्शन है डी वो क्या है, सही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट मैच, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट मैच। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन बेस्ड का मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको याद रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में गलत बात कौन सी है वो बतानी है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सभी को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, दैट इज गुड। इट्स रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ब्लड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दैट इज हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ में इसका जो बॉन्डिंग होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है, स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कि इसी वजह से जो कार्बन कैपेसिटी सॉरी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो डिक्रीज हो जाती है और जो पर्सन होता है वो डाई कर जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैनॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। देखिए वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। वुड्स रिएक्शन के लिए एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है आपका वो ये था कि वुड्स रिएक्शन से कभी भी हम ऑड नंबर कार्बन वाला अल्कीन जो है वो गुड अमाउंट में नहीं बना सकते। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें हेक्सेन 6 कार्बन है, ऑड नहीं है। डाईमिथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन, ऑड नहीं है। हेप्टेन 7 कार्बन्स, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड वाला, यानी कि नॉर्मल हेप्टेन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मीन्स क्वेश्चन पेपर ही एक्चुअली इजी है, ठीक है। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, TLC कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्लास 11th का टेक्स्ट बुक केमिस्ट्री का NCERT का जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है वहाँ से, ठीक है। तो आंसर 7th का क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। आंसर जो भी है फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 स्टेटमेंट है और उनमें से कोई एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड हमें अप्लाई करना है। ऑलवेज अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। जो एक ऑप्शन को कट करो यानी कि बाहर निकाल दो, दूसरा ऑप्शन कट करो बाहर निकाल दो। देखिए सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को देखिए, इसका ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, बिल्कुल गलत। CO2 नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकेल बाय वन अल्केल मेथड, बिल्कुल गलत।
निकल के लिए मॉन्ड प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट, रॉट आयरन इज़ इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, ये भी गलत है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स, यस ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर हो जाएगा 4th वन, ठीक है, 4th ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई ऑल्सो आई एम कन्फ्यूज्ड देख कि इतना इजी पेपर क्यों दिया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये नीट का पेपर है, ठीक है। फिर भी तो ये क्वेश्चन क्या है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। अगर स्टूडेंट्स ने वो सीक्वेंस याद किया आपने, जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसमें एक सीक्वेंस है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वो Cn- का होता है और इसके बाद में सबसे कम जो है वो SCN-, इनमें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B व्हेन पास्ड थ्रू Cu2+, D ब्लू कलर सॉल्यूशन C इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर Cu2+ आयन दे रखा है। Cu2+ का आयन जनरली ब्लू कलर ही होता है, ब्लू कलर Cu2+। अगर आप लोगों ने कॉपर सल्फेट देखा हो तो कॉपर सल्फेट के अंदर भी Cu2+ आयन होते हैं, तो कॉपर सल्फेट का कलर भी कैसा होता है, ब्लू कलर का ही होता है। पहला ही ऑप्शन दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि यूरिया का जब आप यूरिया को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर प्लस यूरिया, तो क्या होता है, एक सर्टेन स्टेप पे अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, एक सर्टेन स्टेप में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये जो अमोनिया गैस होती है ये कॉपर के साथ में Cu2+ आयन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। और उस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से यहाँ पर ये जो कलर ब्लू कलर है ये थोड़ा सा डीप कलर होता है, डीप या डार्क कलर बोल सकते हो, डीप ब्लू कलर। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन 10th क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। HCl गैस HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and sodium chloride. Which of the following compounds will crystallize? देखिए चैप्टर सॉलिड स्टेट अगर याद नहीं हो तो उसमें हमने जो सॉलिड्स होते हैं उनके 2 फॉर्म बताए थे, क्या क्या, सॉलिड फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनको हम अमोर्फस भी बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनको हम अमोर्फस फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमोर्फस के एग्जांपल्स में है CaCl2, MgCl2, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है ये तो क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, NaCl। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन इज। Cr2+ आयन की बात कर रहा है। Cr क्रोमियम होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम नाम आते ही आपको याद आना चाहिए कि यस क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 4s1 3d5, ये होता है क्रोमियम का। 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करना है इसमें से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम, तो क्या हो जाएगा 4s में 0 इलेक्ट्रॉन और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी है, नंबर 4, यानी कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल लॉजिक क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला क्या है, n × n+2, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में जब आप देखेंगे तो 4.90 Bm, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कोई एक सही से अगर आपको याद हो तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए H2O2 सबको पता है नॉन प्लेनर होता है, यानी कि D में 4 आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए C B2H6 डाइबोरेन जो कि BH3 का एक डाइमर है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, BH3 के बारे में हमें पता है कि बोरोन वाले ग्रुप के जितने भी जो कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। सो हियर द डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसको सभी को पता है, सिंथेसिस केस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इस पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज, देखिए क्लोरीन के एटम जो है वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जब भी बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए डेल्टा H जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होता है। और नेक्स्ट चीज़ जिसमें क्या होता है, एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, 2 एटम थे, एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम इधर, एक दूसरा क्लोरीन एटम इधर, दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए, 2 की 1 बन गया। तो जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस जो होती है वो कम हो गई है, इसलिए कम होने का मतलब क्या हो गया, डेल्टा S जो है वो भी क्या हो गई, नेगेटिव। चेंज इन एंट्रोपी दैट इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ओके, नाइट्रोजन का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कितना आएगा। नाइट्रोजन का ग्राम में क्वांटिटी दे रखा है 7, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, और उसका जो मोलर मास है वो क्वेश्चन में गिवन है 14। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, चलिए ये जो 14 है ये नाइट्रोजन एटम का है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है तो ये 48 हो जाएगा, मीन्स 28, दिस इज़ 28। और नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन है तो मोलर 7/28 प्लस ऑर्गन कितना है 8 ग्राम है, और ऑर्गन का एटॉमिक मास या मोलर मास कितना है 40, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर जो है वो कितना दिया है 27 बार। तो यहाँ पर आपको फिर ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 15 बार, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर भी 15 बार है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर बताया था उसमें भी मैंने आपको ये बोला था कि इस टॉपिक पे, यानी इस यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में एनोड और कैथोड की रिएक्शन क्या होती है। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ ऑक्सीजन गैस, यानी कि एनोड के ऊपर जो निकलने वाली जो रिलीज होने वाली गैस है उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, ए टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये है आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। कह रहा है कि ये जो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स उसमें क्या वजह है, इसमें इसका रीज़न बताना है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट यहाँ है ही नहीं, कार्बोकेटाइन के अंदर माइनस आई इफेक्ट होता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आउट ऑफ द रेस। सेकेंड ऑप्शन पर प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, आर इफेक्ट होता ही नहीं यहाँ पे, कोई डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं है इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट है आर माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, होता ही नहीं है, जब प्लस आर ही नहीं है तो माइनस आर कहाँ से होगा। नेक्स्ट ऑप्शन बचता है आपके पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन्होंने मिस्टेक ज़रूर क्या की होगी, कौन सी मिस्टेक की होगी, उन्होंने ये आई इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर ही क्लिक किया होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर रहता है और सिली मिस्टेक्स तो ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर
18. The following metal ion activates many enzymes, participates in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium is responsible for the transmission of nerve signals. देखिए, जब भी नर्व सिग्नल्स की बात आए, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पोर्टेंट हिंट है, जब भी नर्व सिग्नल की बात आए तो आपको दो मेटल्स के नाम हमेशा याद आने चाहिए, दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो सगे भाई हैं, कौन कौन है सगे भाई? सोडियम और पोटेशियम। एक आपको गिवन है, दूसरा आपसे पूछा है। सोडियम आपका पहले से गिवन है, तो दूसरा क्या आएगा आंसर? पोटेशियम। तो 18 का आंसर क्या आ जाएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड। इजी क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली डिस्कस किया था हम लोगों ने। कैल्शियम क्लोराइड जब डिसइंटीग्रेट होता है तो ये Cl2 आयंस बनाएगा, Cl2Cl माइनस आयंस, ठीक है। और ये जो 2Cl 1 मोल इसका बनता है, 1 मोल कैल्शियम का बनता है इससे 1 मोल से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 मोल का मतलब कैल्शियम का मोलर मास गिवन है आपको 40 ग्राम पर मोल। कैल्शियम का 1 मोल जो है उसका 40 ग्राम वेट होता है, ठीक है। हमें कितना बोला है? 20 ग्राम ही चाहिए हमें। तो 20 ग्राम के लिए कैल्शियम 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कैल्शियम, ठीक है। हमें कितना चाहिए? ये 20 ग्राम चाहिए, तो इसको भी आधा कर दो आप, इसको भी आधा कर दो, तो हाफ इंटू 2 1 मोल ऑफ फेराड, ठीक है। 1 मोल ऑफ फेराडे। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए, ठीक है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स बायोमोलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए सबको पता है कि सुक्रोज जो है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है, ग्लूकोज। सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक आउट ऑफ द रेस। थर्ड ऑप्शन ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है, और फोर्थ ऑप्शन फ्रक्टोज। यानी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बाहर निकाल दो। सेकेंड और थर्ड में याद रखना आपको कि ग्लूकोज जो होता है वो अल्फा डी वाला टाइप का होता है, और जो फ्रक्टोज होता है वो बीटा डी वाला टाइप का होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इस पेपर के अकॉर्डिंग 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 × 10⁻³ per second. The time required to reduce 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम इज। कितना ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए टी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2.303 अपॉन के की वैल्यू किसनी है? क्वेश्चन में गिवन है 4.606 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स इनटू लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/0.2 सोल्व कर लीजिए इसको। आंसर जो है वो आपका आएगा 500 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 22। क्वेश्चन नंबर ये जो ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI गिव्स। एनिसोल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये है आपका एनिसोल, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं HI के साथ। देखिए HI क्या करेगा? बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा? 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करे या इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करे। इसको तो कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो इस छोटे से आदमी के पास में इतनी एनर्जी नहीं है। इसको बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, इसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? पार्शियल कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है? पार्शियल कैरेक्टर होता है। और जब इसको अगर आप देखते हैं तो ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। कौन सा आयन बनता है? फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है विद रेस्पेक्ट टू फिनॉल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? एक तरफ फिनॉल होगा और दूसरा जो है वो आपका CH3I होगा। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड देखिए क्या होता है, ये है आपका बेंजल्डिहाइड CHO, एक एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन आपको करवा रही है एसीटोफिनॉन से।
एसीटोफिनोन क्या होता है? ये है आपका एसिड और ये है फिनोन, ये है एसीटोन और ये है एल्डोल, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सिंपल सा है। ये कंडेंसेशन कौन सा वाला टाइप का होगा? मिक्स्ड टाइप का होगा। पहला वाला नहीं हो सकता, सेकंड कैनिजारो नहीं हो सकता, थर्ड कैनिजारो का तो ऑप्शन ही नहीं है, कैनिजारो है ही नहीं है। नेक्स्ट है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यस, दिस इज द क्रॉस मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं इसको, या इसको क्रॉस कंडेंसेशन का एग्जाम्पल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमाइनो एसिड? वेरी इजी क्वेश्चन। अमाइनो एसिड में क्या होता है? एक तरफ COH ग्रुप होता है और एक साइड में आपको NH3 ग्रुप या NH2 की फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर कोई अमाइनो एसिड के अंदर NH3 ज़्यादा हो, एक हो तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ज़्यादा हो तो उसका बेसिक नेचर होगा, अगर ये ज़्यादा हो तो उसका एसिडिक नेचर होगा। इसके अंदर जो ये बात करना चाहता है उसमें ऐसा कुछ होगा ज़रूर, एक NH3 ज़्यादा होगा, सेरीन, एलेनाइन, टायरोसाइन और लाइसिन। आंसर हो जाएगा इसका लाइसिन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक के अंदर NCERT की जो बुक है उसके अंदर स्ट्रक्चर इसकी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन, यानी कि एल्केन से एल्कीन बनाना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कंफर्म होगा। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड है वो सेकेंड पोजीशन पे, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन की बात कर रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट फॉलो सेज़ेव रूल्स। ऑफ कोर्स जब भी स्टेबल एल्कीन को बनाने की बात आती है तो हम सेज़ेव रूल जो होता है उसको फॉलो करते हैं। डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि एक Cl और एक हाइड्रोजन दोनों कंबाइन होकर फॉर्म में बाहर निकलेंगे HCl की फॉर्म में, दैट्स वाई डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो डी जिस ऑप्शन में है उसको हटा दो। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते थे। सिंपल सा एक लॉजिक, डी जिसमें है उसको हटा दो। डी 3 ऑप्शंस में है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नहीं है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर्स है वो क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ 1 A B C। 26 क्वेश्चन नंबर देखिए। एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। किसी रिएक्शन के अंदर अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हो यानी बढ़ा देते हो तो उस रिएक्शन में किसके ऊपर इफेक्ट होता है? एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नहीं होता। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन के लिए फिक्स होती है। हीट ऑफ रिएक्शन ये भी एक फिक्स होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये भी एक फिक्स एनर्जी, फिक्स पैरामीटर है। नेक्स्ट है कॉलिजन फ्रिक्वेंसी, यानी जितने ज़्यादा फाइटिंग करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा फाइटिंग करने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा उनमें फाइटिंग ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इतना इजी क्वेश्चन, आई कैन नॉट बिलीव दैट दिस एग्ज़ाम नीट का है या कोई दूसरा एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि एक एलिमेंट है ल्यूटीशियम और उसके बारे में बात कर रहा है कि उसके लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सबको पता है, 11th क्लास का बच्चा भी नहीं, 10th क्लास का बच्चा भी जानता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट के जो सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं वो सब क्या होता है? उसका प्रोटॉन। और जो ऊपर लिखते हैं वो होता है उसका मास नंबर। तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो 71, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा 27 के लिए? 1 वाला। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 71 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 175 में से 71 को माइनस कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन 71, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए। कार्बन, मीथेन का एग्जाम्पल दिया है। मीथेन के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज़्यादा होती है। कार्बन जो होता है उसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका -4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जब इसके ऊपर रिएक्शन होती है Cl2 की, इसके ऊपर रिएक्शन होती है Cl2 की, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो यहाँ पर +4, तो ये -4 से +4 में कन्वर्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन बेटर है? 3। 28 क्वेश्चन के लिए 3, -4 to +4। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फिर से इजी क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऑप्शंस से स्टार्ट करना होता है। देखिए, किसी एक को पकड़ लीजिए जो आपको अच्छे से पता हो। Al2O3 के बारे में हमें पता है कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, यानी कि ये एम्फोटेरिक है, यानी कि
आपको सी में फोर्थ ऑप्शन देखना है, सी में फोर्थ ऑप्शन, ये लो बाय लकीली एक ऐसा ऑप्शन है, मीन्स एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सी में फोर्थ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 29 का सेकंड, 29 का आंसर सेकंड, ठीक है। बाकी भी चेक कर सकते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल होती है, सबको पता है। BaO मेटलिक ऑक्साइड है। मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। Cl2O7 क्या है, Cl2O7 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। इजी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन विल गिव द कार्बाइल एमाइन टेस्ट। सबको पता है प्राइमरी एमाइंस, प्राइमरी जो एमाइंस होते हैं या 1 डिग्री एमाइंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये टेस्ट देते हैं। इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन एनिलीन। प्राइमरी एमाइन का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का फॉर्मूला एक बेंजीन रिंग और उसके साथ में NH2 लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। यस, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट ऑप्शंस फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, जीरो होता है। तो Q का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एडियाबैटिक का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि वर्क डन जो होता है वो भी जीरो होता है। Q0 वर्क जीरो, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर Q0 और वर्क जीरो दोनों जीरो हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, डेल टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी जीरो का मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज ऑल्सो जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया इसका 31 का फर्स्ट ऑप्शन, ये है फर्स्ट ऑप्शन। 32 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कितना एग्जाम्पल दिया है, कितना ईजी क्वेश्चन दिया है कि विश्वास नहीं होता, कैनॉट बी बिलीव्ड दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नीट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 33, तो 32 में हीलियम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हीलियम का मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, कभी बनता ही नहीं है। 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। जब भी हम नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं तो दो वर्ड आपको याद जरूर आने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन। आइसोप्रीन एक ही वर्ड में, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ये क्या है, नेचुरल जो रबर होता है उसका मोनोमर यूनिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मेथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर इज। एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि रियली डिज़र्व करता है, एक ऐसा क्वेश्चन जो रियली डिज़र्व करता है एक नीट के क्वेश्चन पेपर का पार्ट होने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एल्कीन है, उसका ओजोनोलाइसिस करने पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड कब बनेगा, जब आपके पास जो एल्कीन है उसमें टर्मिनल कंडीशन पे डबल बॉन्ड हो, टर्मिनल कंडीशन पे डबल बॉन्ड हो। देखिए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा है जिसमें डबल बॉन्ड है टर्मिनल पोजीशन पे, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, बीच में है। सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन में बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, ओके। इसको देखिए CH2CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, टर्मिनल पोजीशन पे है। जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का क्लीवेज होता है, ठीक है। ऐसा करके बॉन्ड का क्लीवेज हम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ओजोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनता है इस वाली एल्केन से। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ये हो गया आंसर, थर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग येट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अमोनिया का नहीं हो सकता। देखिए क्या करना है, अपने को सेट आइडेंटिफाई करना है जिसमें सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। किसी एक को पकड़ लो, अगर एक का नॉन जीरो आ रहा है तो उसको हटा दो। फर्स्ट है अमोनिया, नॉन जीरो है तो इसको हटा दो। बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है, जीरो होता है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट कंपाउंड होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये 120 डिग्री एंगल, ये 120 डिग्री एंगल और ये भी 120 डिग्री एंगल। और बोरोन के पास कोई लॉन पेयर भी नहीं होता है, ठीक है। यानी बोरोन ट्राइफ्लोराइड का सही है। HF का
HF, लेकिन HF का नहीं होगा तो इसमें हटा दो, इसको भी, सेकंड ऑप्शन को भी हटा दो। थर्ड ऑप्शन देखिए नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड नहीं हो सकता, फिर से बोरोन ट्राइफ्लोराइड आ रहा है लेकिन उसके साथ बेरिलियम डाईफ्लोराइड आ रहा है, बेरिलियम डाईफ्लोराइड, एक तरफ इधर भी F इधर भी F, यानी कि 0 हो जाएगा। क्यों? ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो म्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी पता है अपने को, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ये इसको खींचेगा, ये इधर खींचेगा, लॉन 0 हो जाएगा। और 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, ये है आपका 1 नंबर पे क्लोरीन, 2, 3, 4 पे क्लोरीन, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों का 0, यानी कि इसका जो 35 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 35 का फोर्थ ऑप्शन। 36 देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दैट इज KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ए मोलरिटी ऑफ 0.078 मोलल कंटेनिंग डेल्टा TF पूछा है। कितना इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 36 में डेल्टा TF की वैल्यू पूछी आपको, डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? KF इंटू मोलरिटी। सबकी वैल्यू तो गिवन है, सबको वैल्यू को आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे पुट करके तो इसका आंसर आएगा 0. ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए इसके बाद, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कितना इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में इतना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है इस बार, वरना फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, दैट इज इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, हमें क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना होता है। पहले मोल करने के लिए क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखिए, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, यानी सभी के अंदर गिवन मास इक्वल है, यानी जिसका मोल ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, मोल मैक्सिमम होने के लिए मोलर मास सबसे कम होना चाहिए। किसका मोलर मास सबसे कम है? लिथियम का, आंसर हो जाएगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। तो CO2 का यूज़ नहीं करते हैं, सॉलिड CO2 का यूज़ करते हैं। सेकंड देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ C16 का मतलब C60 क्या है, फुलरीन की बात कर रहा है, और वहाँ पे 12 कार्बन रिंग्स होती है और 25 कार्बन रिंग्स होती है। उल्टा कर दिया, गलत हो गया। ZSM-5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज़ यूज टू, यस सही है, जियोलाइट होता है, चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। CO इज़ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, ये भी सही है, तो C और D इसका सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 में आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा? C and D ओनली, C and D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन। विस्कोसिटी सिलेबस में नहीं है हमारे, बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे इसमें। सोल्युबिलिटी की बात नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स, यस स्टेबिलिटी की बात करता है जीटा पोटेंशियल, तो यह आ गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 41, एन एलिमेंट हैज़ ए BCC का क्वेश्चन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकस है, एग्जाम्पल है। और उसके अंदर जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4R = 3 A। क्वेश्चन में गिवन क्या है, विद सेल एज की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, √3 इंटू A का वैल्यू कितना है, 288 PM पिकोमीटर, और ये है 4R को यहाँ से हटा दो, 4 को नीचे भेज दो। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद में देखिए 41 के बाद में 42 देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपके वो याद हो किताब में से, बुक में से आपने पढ़ा हो तो, सेटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव यू। एसीटोन का रिएक्शन है 43 का, CH3 C+O CH3, ये है आपका एसीटोन, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH3 MgBr है क्या,
क्लोराइड। ओके, अब देखिए इसमें क्या रिएक्शन होता है, इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है ये इस कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर जो होता है उस पर रिएक्शन करता है, और ये नेगेटिव सेंटर है इस पर मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन होता है। जब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर ये CH3 यहाँ आ जाएगा और यहाँ ये वो है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा इसमें। तो 43 का आंसर 3। 44 देखिए, फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी ऑफ NaOH इन 0.1 m NaOH गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH2 इज गिवन। ठीक है, सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि S जो चेंज करने वाली है वो उसमें डिवाइडेड बाई S। ठीक है, कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 ऑलरेडी गिवन है, और नीचे जो है उसकी वैल्यू है 0.1 और उसका स्क्वायर डिवाइड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 m मोलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज़ ओ लिंकेज। जो ओ लिंकेज होता है 45 क्वेश्चन की बात करें हम, ओ लिंकेज जो होता है उसको हम बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको हम? पर ऑक्साइड। अगर आपको ये पर ऑक्साइड नाम याद होगा तो आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। थर्ड ऑप्शन देखिए इसके अंदर 45 में थर्ड ऑप्शन H2SO7 दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्शल एसिड। ठीक है, तो इसमें पर ऑक्सो लिखा हुआ भी है, पर ऑक्सो, ये आपका आंसर। सो ये था आपका केमिस्ट्री पार्ट। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं कहूँ मेरे एक्सपीरियंस से तो क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल है वो इजी नहीं है, टफ भी नहीं है, मॉडरेट है। कैसा लेवल है? मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल। और मॉडरेट लेवल में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छी जिनकी तैयारी होती है उनको नुकसान होता है, और जिनकी तैयारी नॉर्मल सी होती है, एवरेज होती है, उनको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो बाकी बातें हम करेंगे बाद में। अब देखिए इसका जो कट ऑफ वगैरह है उसका कितना आइडिया है, कितना कट ऑफ जाएगा, ये तो अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी फिजिक्स पार्ट बाकी है और बायो पार्ट भी बाकी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट होगा या आप लोगों की तरफ से डिमांड आएगी तो मैं बायो का और फिजिक्स का भी क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और एक और गुड न्यूज़ ये है कि जो NTA है उसकी वेबसाइट के ऊपर जो आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की, उसकी डेट आ गई है 26 सितंबर को आपकी जो इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसके आंसर की देख सकते हैं, लेकिन कट ऑफ की जो प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस NEET 2020. ओके, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care and bye bye.